नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। चांदी हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रहा है। कभी 1.25 से 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2.5 लाख, फिर 3 लाख और अब 3,40,000। जानकार ये मानते हैं कि चांदी की रफ्तार फिलहाल नहीं थमेगी। चांदी इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इसलिए चांदी के पांव अब जमीन पर नहीं है, अब चांद पर पहुंचते दिख रहे हैं। दुनिया के बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। निवेशक बेचैन है। मंदी के बादल फिर से गहराते नजर आ रहे हैं। संकेत साफ है, अब जंग सिर्फ मिसाइल से नहीं, रिसोर्सेज पर कब्जे की है। मतलब आज हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि चांदी के इस अचूक रफ्तार के पीछे की कहानी क्या है। यह कहानी है रिसोर्सेज पर कब्जे की। लैटिन अमेरिका और चीन अपने प्राकृतिक संसाधनों को होल्ड कर रहे हैं। चीन को लेकर दावे हैं कि वो चांदी के भंडारण पर आक्रामक रणनीति अपना रहा है। उसने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। 1 जनवरी 2026 से चीन से चांदी एक्सपोर्ट करना उतना ही मुश्किल है जितना कि लोहे के चने को चबा पाना। वहीं अमेरिका जो है वो तेल के भंडार को सुरक्षित करने में जुटा हुआ है। इसलिए जब चाइना ने 1 जनवरी 2026 को यह पॉलिसी लागू की कि चाइना से चांदी बाहर ना निकल पाए, तो आनन फानन में अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक करके वेनेजुएला के ऑयल रिसोर्स को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद किसकी बात की जा रही है? ग्रीनलैंड की बात की जा रही है। और किसकी बात हो रही है? अंदाजा लगाइए। ईरान की बात हो रही है। ग्रीनलैंड को लेकर डोनाल्ड ट्रंप यह कहते हैं कि ग्रीनलैंड पर रशिया और चाइना की नजर है, वहां के रिसोर्सेज पर, तो वो उसको भी सीज करने में लगे हैं। ईरान को भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो ऑयल रिसोर्स है उसका सबसे ज्यादा वेनेजुएला ऑयल और ईरान के ऑयल का इस्तेमाल चाइना कर रहा है। तो वेनेजुएला कंट्रोल में, अब ईरान को भी कंट्रोल में लाया जाएगा। नतीजा यह है कि अमेरिका अपने तेल भंडार को सुरक्षित करने में लगा हुआ है और चाइना चांदी के भंडार को। अब इससे चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल है। करीब 3,40,000 के पास कीमत पहुंच गई है। इंडस्ट्री से लेकर आम निवेशक तक सब पर असर है। एक दौर था जब लड़ाइयां गोला बारूद से लड़े जाते थे। अब दौर है वॉर रिसोर्सेज का है। जिसके पास चांदी, तेल और कच्चा माल होगा, ताकत उसी के हाथ में। तो क्या आने वाले समय में गोलियों की जगह रिसोर्सेज ही हथियार बनेंगे? हथियार बन चुके हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी कीमत आम आदमी चुकाएगा, चाहे वो कीमत दुनिया के किसी भी कोने का आम आदमी क्यों ही ना चुकाए। तो आज इसी चांदी के खेल पर सबसे बड़ी रिपोर्ट विद एक्सप्लेनेशन, विद फैक्ट्स और सबसे बड़े पैनल के साथ इस पर चर्चा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, आप क्या कहेंगे? डॉलर, हथियार, टेक्नोलॉजी, एआई, आईटी सर्विसेज, क्या है? आज दुनिया की सबसे कीमती चीज है रिसोर्स। और इसी रिसोर्स वॉर का पहला बड़ा संकेत मिलने लग गया है जब से चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जब से अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया, जब से अमेरिका ने ग्रीनलैंड जपना शुरू किया, जब से अमेरिका ने ईरान को घेरना शुरू किया है। इस सब के पीछे चांदी की कहानी है। क्या आपको इस बात पर यकीन है? चलिए मैं आपको बताता हूं। चांदी के दाम अब बाजार में नहीं, सीधे चांद पर पहुंच चुके हैं। और ये कोई सामान्य उछाल नहीं है, यह है वैश्विक भू राजनीति का अलार्म। दुनिया इस उछाल से त्राहिमाम कर रही है। शेयर बाजारों में बेचैनी है। पहली बार चांदी 3 लाख प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गया है। एमसीएक्स सिल्वर प्राइस जो है वो 3,35,521 रुपए पर केजी। पिछला क्लोज एमसीएक्स में जो रहा वो 3,23,672 पर केजी। आज के शहरों के भाव अगर देखें, चेन्नई में 3,45,000 रुपए पर केजी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में 3,40,000 पर केजी। मार्केट ओपन होते ही रॉकेट जैसी तेजी के साथ रोज चांदी भागता है और 3,50,000 के करीब पहुंच गया है। चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। दुनिया हैरान है, परेशान है, आखिर कैसे चांदी के दाम इतने बढ़ रहे हैं और क्या ये आगे भी बढ़ते रहेंगे? ऐसा क्यों हो रहा है? बीते साल 2025 के आखिरी दिन तक तो कीमतें सामान्य थी। फिर जनवरी में ऐसा क्या हो गया कि 2026 के पहले ही
महीने में ही कीमतें उछाल इतनी देखी गई ये कीमतों में कि इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। चांदी की चाल पहले देखते हैं, उसके पीछे का गणित फिर समझेंगे। 1 जनवरी 2,29,250, 5 जनवरी 2,37,063, 12 जनवरी 2,37,063, 16 जनवरी 2,81,890, 20 जनवरी 3,19,097, 21 जनवरी 3,35,521। और अभी तो कई विशेषज्ञ ये कहते हैं कि ये स्पीड रुकने वाली नहीं है, ये स्पीड चलने वाली है। तो इसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं? क्या दुनिया पर इकोनॉमिक स्लोडाउन के बादल है? आर्थिक मंदी आ रही है, इसलिए लोग सोना और चांदी में निवेश कर रहे हैं? या फिर इसके जड़ में कहानी है रिसोर्सेज की, कहानी है अमेरिका वर्सेस चाइना की, कहानी है तेल वर्सेस चांदी की? जी हां, लैटिन अमेरिका, जहां लिथियम, सिल्वर और रेयर मेटल्स का भंडार है, वहां सप्लाई को टाइट किया जा रहा है। चीन, जिसे दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग इंजन कहा जाता है, वो अब सिर्फ सामान नहीं बना रहा, वो सामग्री जमा कर रहा है। 1 जनवरी 2026 से चीन ने चांदी को स्ट्रेटेजिक रिसोर्स की तरह होल्ड करना शुरू कर दिया। मतलब एक्सपोर्ट कम और स्टॉक ज्यादा, दुनिया के लिए सप्लाई कम, चाइना के लिए चांदी ज्यादा। और अब जरा अमेरिका की तरफ देखिए कि अमेरिका क्या होल्ड कर रहा है। अमेरिका होल्ड कर रहा है तेल, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फिर से एक्टिव कर दिया। तेल बाहर नहीं जा रहा, तेल को सुरक्षित किया जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर यह टकराव क्यों है? चाइना कह रहा है जी हम चांदी नहीं देंगे दुनिया को, चांदी हमारे लिए और हम इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चाइना की एनर्जी रिसोर्स क्या है? चांदी से एनर्जी तो बन नहीं सकती, बाकी चीजें बन सकती हैं। चाइना का 80 to 90% एनर्जी रिसोर्स है रशिया, वेनेजुएला और ईरान का ऑयल रिजर्व। रशिया से तेल लेने पर चाइना को पहले ही अमेरिका टैरिफ की धमकी दे चुका है। वेनेजुएला को हमला करके पहले ही अमेरिका ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। ईरान पर हमले की तैयारी, इसलिए ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। कहानी सिंपल है, कहानी कोई कब्जे की नहीं चल रही, कहानी अब रिसोर्सेज की चल रही है दोस्तों। इसके पीछे की वजह जो भी हो, अमेरिका आज की तारीख में नहीं चाहता है कि 80-90% ऑयल वेनेजुएला, ईरान और रूस से निकलकर चाइना तक जाए और चाइना उस एनर्जी का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करे। यानी ये ट्रेड वॉर है, ये रिसोर्स वॉर है। और ये यहां युद्ध में आप टैंक और मिसाइल का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखेंगे। यहां देखेंगे जिसके पास चांदी होगा वो इस युद्ध को लड़ेगा, जिसके पास तेल होगा, जिसके पास लिथियम, जिसके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल, वही सुपर पावर है। चांदी के दाम में उछाल के जो मुख्य कारण है वो आप जल्दी से देख लीजिए। इंडस्ट्रियल डिमांड बहुत है, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में भारी इस्तेमाल होता है, क्योंकि चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं, जरूरी कच्चा माल बन चुकी है। और ट्रंप का टैरिफ डर भी है। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ रही हैं। मैन्युफैक्चरर होल्ड में प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी कंपनियां पहले से चांदी खरीद लेना चाहती हैं, ताकि फ्यूचर में ईवीज में, बैटरीज में और अलग अलग चीजों में जहां पर चांदी इस्तेमाल होता है, सोलर पैनल में उसकी कमी ना पड़े और कमी की वजह से स्लो डाउन ना आए। इसलिए अभी सारा माल समेट लो, बाजार में जितना माल पड़ा है। और कुछ कंपनीज ने तो ऐसी ईवी बैटरी डिजाइन की है जो महज 5 मिनट में चार्ज हो सकती है बैटरी, और उसमें लगभग 1 किलो चांदी का इस्तेमाल हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का कमाल है यहां पर, और इसी वजह से आने वाले समय में चांदी में तेजी बनी रह सकती है। बाकी फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है, वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो हालात दिख रहे हैं, जो सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं, चांदी आज की तारीख में सिर्फ गहनों की धातु नहीं रह गई, ये सोलर पैनल की रीढ़ है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अनिवार्य हिस्सा है, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की जरूरत है, मेडिकल, डिफेंस इक्विपमेंट्स, मिसाइल, टेक्नोलॉजी बेस, स्पेस इक्विपमेंट, हर चीज का कॉमन फैक्टर सिल्वर है। और जिसके पास सिल्वर सबसे ज्यादा है वो पावरफुल है, जैसे कि जिसके पास ऑयल सबसे ज्यादा है, और जिसके पास ऑयल और सिल्वर दोनों है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि अमेरिका। और चाइना को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने पूरी दुनिया के ऑयल को फिर से कंट्रोल करने का फैसला किया है, और इसलिए चांदी की डिमांड आसमान छू रही है। अब इसमें जोड़ दीजिए रिसोर्स होल्डिंग की राजनीति, तो नतीजा क्या होगा? दाम बढ़ेंगे, मार्केट हिलेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी, सबसे ज्यादा मार पड़ेगी आम आदमी पर। चांदी की कीमतों का असली मास्टरमाइंड चीन है। कैसे? चीन का बड़ा खेल है सप्लाई कंट्रोल और प्राइस मैनिपुलेशन में। चीन ने अपनी चांदी के स्टॉक्स को बहुत पैमाने पर बढ़ाया है, और चांदी चाइना से निकालना बहुत मुश्किल है। यहां वहां की कंपनियां
वहां से चांदी बाहर नहीं भेज सकती, क्योंकि चाइना ने पॉलिसी चेंज कर दी है कि आपको इतने बड़े अमाउंट में चांदी प्रोसेस करना होगा। अगर आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर या लिमिट पर नहीं पहुंचते हैं तो आप चांदी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और कहते हैं चाइना में एक दो कंपनी ही है जो चाइनीज गवर्नमेंट के इन शर्तों को पूरी करती है। तो 90% तो ऐसे ही खत्म हो गया कि चाइना से चांदी बाहर नहीं आ सकती। इसलिए वैश्विक चांदी के भंडार पर जो है बहुत इंपैक्ट हुआ है। चीन के माइनिंग और रिफाइनिंग सेक्टर ने चांदी के उत्पादन पर जोर बढ़ाया है, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी को भेज नहीं रहा है। और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चांदी आ नहीं रही है तो डिमांड कम हुई है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम हुई है। तो कल तक जो हम सोचते थे कि चांदी जो शादी ब्याह तक की चीज है, शगुन तक की चीज है, आज उसके उलट चांदी ने एक अलग तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। और आज की तारीख में चाइना कोशिश कर रहा है कि चांदी को कंट्रोल करके वो अमेरिका को घुटनों पर ला दे। और अमेरिका की कोशिश यह है कि ऑयल को कंट्रोल करके चाइना के पास चांदी भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चाइना एनर्जी रिसोर्सेज के लिए संघर्ष करते हुए मर जाएगा। तो आज की तारीख में चांदी की असली लड़ाई है, ऑयल रिसोर्सेज की असली लड़ाई है। यह ग्लोबल रिसोर्सेज वॉर का नया दौर है। रेयर अर्थ पर चीन का दबदबा, हाईटेक दुनिया की रीढ़ है। रेयर अर्थ मेटल, स्मार्टफोन, ईवी, मिसाइल, फाइटर जेट में अनिवार्य 80% से ज्यादा उत्पादन और प्रोसेसिंग चीन के कंट्रोल में है। सप्लाई चेन पर चीन की लोहे जैसी पकड़ है। अमेरिका यूरोप की टेक इंडस्ट्री पर सीधा इंपैक्ट है। रेयर अर्थ चीन का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार है। लेकिन चीन के पास क्या नहीं है? चीन के पास ऑयल नहीं है। ऑयल चीन कहां से लेता है? ऑयल लेता है वेनेजुएला से, जो अब अमेरिका के हाथ में है। ऑयल लेता है ईरान से, जहां से अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं और कहा ईरान से ऑयल लिया तो 500% का टैरिफ लगाऊंगा। ऑयल लेता है रशिया से ऑयल लेने पर पहले ही अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है और रशियन ऑयल पर भी सैंक्शन लगाया है। और अमेरिका के पास दोनों चीजें हैं, चांदी भी है, ऑयल भी है, लेकिन वो चाहता नहीं कि एनर्जी रिसोर्स चाइना तक जाए, जिसे चाइना को औकात में लाने की कोशिश की जाए। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है आज की तारीख में अमेरिका। सेना, उद्योग और अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। एनर्जी सिक्योरिटी को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप ने बना दिया है। इसलिए वेनेजुएला पर हमला किया, मिडिल ईस्ट पर नजर है, आर्कटिक पर नजर है, ग्रीनलैंड पर नजर है। तेल सप्लाई लाइन पर अमेरिका का कंट्रोलर, ऑयल पावर से वो ग्लोबल मिलिट्री दबदबा कायम करता है। यानी संसाधन ही युद्ध का असली दांव है। चीन अगर रेयर अर्थ रोके तो यूएस हाईटेक इंडस्ट्री ठप, और अमेरिका अगर तेल रोके तो चीन की मशीनरी स्लो हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग स्लो हो जाएगी, चीन का जो रिफाइनिंग प्रोसेस है रेयर अर्थ मटेरियल का वो स्लो हो जाएगा, चीन का सप्लाई चेन ब्रेक होने लगेगा, सप्लाई चेन टूट जाएगा। बगैर ऑयल के चाइना चलेगा कैसे? तो उसे आना पड़ेगा अमेरिका की शरण में, अमेरिका से बात करनी पड़ेगी, घुटने टेकने पड़ेंगे। तो ये गठबंधन, बेस, सैन्य तैनाती, ये सब हवा हवाई है, ये सब ड्रामा चल रहा है, यकीन मानिए। ये काम डला है सिर्फ और सिर्फ चांदी और तेल की वजह से। अब बॉर्डर पर आपको बहुत फौज नहीं दिखाई देगी, आपको युद्ध के मैदान में खून गिरता हुआ नहीं दिखेगा, बम नहीं गिरेंगे, लेकिन हां इकोनॉमी तबाह कर दी जाएगी। आप देखिए ईरान की इकोनॉमी कैसे तबाह कर दी गई, बांग्लादेश की इकोनॉमी कैसे तबाह हो रही है। ऐसे कई संपन्न देश रहे जिनकी इकोनॉमी खत्म कर दी गई। अब कब्जे वाली लड़ाई नहीं, अब सप्लाई चेन तोड़ने वाली लड़ाई, रिसोर्सेज वाली लड़ाई है। और भारत कहां खड़ा है इस रिसोर्स वॉर में, यह भी मैं आपको बता देता हूं। हम आयात पर निर्भर हैं, चांदी में भी और तेल में भी। जब दुनिया होल्ड करती है तो भारत जैसे देशों को कीमत ज्यादा चुकानी होती है। इसका असर ज्वेलरी सेक्टर पर, सोलर इंडस्ट्री पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सब पर होता है। तो हमें भी इस जंग की तैयारी करनी होगी, रिसोर्सेज वाली जंग की, हमें भी स्टॉक करना होगा। लेकिन क्या ये जो लड़ाई है रिसोर्स रिच बनाम रिसोर्स डिपेंडेंट की, इसे वर्ल्ड वॉर को एक नया आयाम दे दिया है? क्या चांदी की कीमतें चेतावनी बन चुकी हैं? क्योंकि अभी सिर्फ मार्केट स्टोरी नहीं, ये बिजनेस न्यूज नहीं है, ये वर्ल्ड वॉर वाली लड़ाई है। लड़ाई रिसोर्सेज से लड़ी जा रही है। क्या दुनिया इसके लिए तैयार है? और ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी? चीन वर्सेस अमेरिका। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हेमा गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही है, मार्केट एक्सपर्ट हैं और जाने मानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर हैं। बहुत स्वागत है आपका। आकाश जिंदल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और साथ ही साथ आर्थिक मामलों की जानकार हैं। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर धीरज कौल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, अमेरिका से लाइव है इस वक्त हमारे साथ। बहुत स्वागत है।
सुरेंद्र स्वामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आपका सुरेंद्र स्वामी जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम। चांदी वर्सेस ऑयल का खेल और पूरी दुनिया दो धुरी में बढ़ती नजर आ रही है। आकाश जिंदल जी, सबसे पहला रिएक्शन आपसे चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इस रिसोर्स वॉर को, रिसोर्स ट्रेड वॉर को? देखिए, क्लियरली आपको डोनाल्ड ट्रंप के पिछले रजीम में ले जाऊंगा। ये ट्रेड वॉर आज की नहीं है, आपने बड़े अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया। डोनाल्ड ट्रंप के पिछले रजीम में भी यूएस वर्सेस चाइना ट्रेड वॉर चली थी, जिसने ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन में डाला था। अब आप चाइना की बात कर रहे हैं। बात मेरे मित्र चाइना की जो आप कर रहे हैं सही है, लेकिन चाइना से कहीं ज्यादा आगे बात पहुंच चुकी है। अब यूएस वर्सेस यूरोप की सिचुएशन आ खड़ी हुई है, और जो अभी आपने डोनाल्ड ट्रंप साहब के नई स्टेटमेंट्स बताई, अब यूएस वर्सेस यूरोप, ये कहानी एक आपको और चीज बता दूं। अभी तक आप बात कर रहे थे ग्लोबल फ्लाइट की रिसोर्सेज, ग्लोबल फाइट रिसोर्सेज की। अब आपको और बता दूं, अब आप एक और मेरी प्रेडिक्शन सुन लीजिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश_in की। अभी तक मैं ग्लोबल चैनल्स पे, यूएस और यूके के चैनल्स पे बात करता था, यूरोपियन चैनल्स पे, ग्लोबल स्लोडाउन की। अब जो यूएस कर रहा है वो ग्लोबल रिसेशन की तरफ लेके जा रहा है। आप देख लीजिए दुनिया की जीडीपी ग्रोथ कहां जाएगी, क्योंकि जिस तरह की ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, अब जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में हम घुस रहे हैं, वो सिचुएशन बहुत बहुत ज्यादा खराब कर देगी। आपने एक एंगल इसका बताया कि एक कंट्री के पास एक रिसोर्स है, एक के पास एक रिसोर्स है। बड़ा खूबसूरती से आपने इसको डिस्क्राइब किया, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश_in का भी मानना है, यहां तक आप बिल्कुल सही हैं। बट हर कंट्री प्रोटेक्शनिज्म पे चलेगी, अपने रिसोर्स अपने पास रख के बैठी रहेगी, तो क्या होगा? अब आप सोचिए, रेयर अर्थ मिनरल चाइना अपने पास रखेगा तो चाइना का क्या होगा? यूएस ऑयल और चांदी अपने पास रखेगा, चाइना चांदी एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? पहले क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने ग्लोबल इंटरकनेक्टिविटी और ग्लोबल डिपेंडेंस बनाई। हाँ। चाइना मैन्युफैक्चर करता था, यूएस यूज करता था, हिंदुस्तान आईटी देता था, यूएस यूरोप चलता था, कंट्रीज आपस में कनेक्ट हुई। अब वो जो आपस में इंटरकनेक्टिविटी है, उससे एकदम सबकी एलिनेशन अगर आप करना चाहेंगे तो क्या होगा? सिर्फ नुकसान, नुकसान और नुकसान, और ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में जाएगी। ये तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है। प्रधानमंत्री मोदी साहब, उनकी टीम को तारीफ करूंगा कि उन्होंने इसको भांप लिया। अब 10 सेकंड दीजिए मुझे, मैं एक्सप्लेन करता हूं। बजट में इनकम टैक्स 12 लाख तक जीरो कर दिया, उसके बाद जीएसटी के 2 स्लैब खत्म कर दिए 23 सितंबर। जो नुकसान हमें ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से होना था, वो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ा के पूरा कर लिया। इनकम टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा 8%, जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ा 6.1%। ये डेटाज है इनकम टैक्स का जो 17 दिसंबर का, जीएसटी का जनवरी में जो दिसंबर का आया है, और 8.2% जीडीपी ग्रोथ भी आई। बट दुनिया इकोनॉमिक एंगल से एक बड़े खतरनाक एरिना में घुस रही है। ये आपको बता दूं, चांदी की तो जहां तक बात है, चांदी की और भी बढ़ेगी। कारण क्या है? सिंपल सी बात है, डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। इंडस्ट्रियल डिमांड आपने बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, चारों चीज हैं। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से मेरे दोस्त, सेफ हेवन एसेट और अपने आप को हेज करने की डिमांड, और चांदी का दूसरा भाई सोना। सोना आज आपको बताऊं, डी डॉलराइजेशन हो रही है। अमेरिका पहले ढीला हो रहा है, तो डॉलर की जगह सेंट्रल बैंक्स सोना भर रहे हैं, तो सोने की डिमांड भी इसलिए बढ़ती जा रही है। तो हालात ये हैं कि चांदी, ये तो बहुत गंभीर सिचुएशन की तरफ इशारा कर रहे हैं आकाश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं। मैं कौल साहब, क्योंकि कौल साहब से लंबे समय से इस बात से डिस्कस होता रहा है, फिर मैं सुरेंद्र जी और हेमा जी आपके पास आ रहा हूं। कौल साहब से जान लेते हैं। कौल साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और आप जो टॉपिक पिक कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो डेवोस के ऊपर अभी मैंने इंटरव्यू किया, वहां पे भी बड़ी डेवलपमेंट्स है, पर मैं सीधे आपके पॉइंट पे आता हूँ। देखिए, ये बात सही है, डी डॉलराइजेशन हो रहा है। अब 52% पेनिट्रेशन अब डॉलर का रह गया है। एज ऑफ येस्टरडे हमारी स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी से गिरावा है। आप जानते हैं मैं फाइनेंशियल कंसल्टिंग करता हूं फॉर द बायोटेक सेक्टर, सो आई हैव टू वॉच द मार्केट। 2% गिराव आया है, हमारे बॉन्ड्स बेचे जा रहे हैं, और डेनमार्क का जो सोवरेन फंड है वो भी पैसा खींच रहा है, और डॉलर डंपिंग तो हो ही रही है। इस बारे में दिस इज नॉट न्यूज टू एनीबडी। लेकिन हैविंग सेड दैट, कमिंग बैक टू डॉलर, आप देखिए जो गोल्ड है, अगर आप उठाकर देखें तो सबसे बड़े प्रोड्यूसर गोल्ड के कौन कौन से हैं? चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन एक्सपोर्ट, जब आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर स्विट्जरलैंड, यूके, हांगकांग ही एक ऐसी चीज है जो चाइना का गोल्ड थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करता है, बट 5वें नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स आता है। लेकिन अगर आप सिल्वर की बात करें, हाँ, चांदी की कहानी मैं वही समझना चाहता, चांदी की कहानी, मैं चांदी पे ही आ रहा हूं। मैं रिसोर्सेज वाला वॉर, मैंने जो रिसोर्सेज वाला वॉर बोला है, वो वॉर कितना इंपॉर्टेंट हो गया आज की तारीख में? बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये देखिए प्रोड्यूसर्स कौन है और एक्सपोर्टर कौन है।
प्रोड्यूसर चांदी के मैक्सिको, नंबर 2 पे चाइना आता है, पीरू, चिली और बोलीविया, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन चाइना इस टाइम एक्सपोर्ट के ऊपर उसने जो तकरीबन 12% ग्लोबल एक्सपोर्ट चाइना का था, हांगकांग से होता था, और 10% चाइना से होता था, उस पर रोक लग गई है, जैसे आपने राइटली बात करी। दूसरी बात, चाइना को सिल्वर को हम होल्ड कर रहे हैं, उसकी इंडस्ट्रियल डिमांड क्या है ये आप ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इसके अलावा जो कई ऐसी माइंस हैं चाइना के अंदर जिसमें इस टाइम माइनिंग के ऊपर रोक लगा दी गई है, दे डोंट वांट टू एक्सप्लॉइट मोर ऑफ इट। और अब आप देखेंगे चांदी और गोल्ड का जो डिस्क्रिपेटेंसी है वो आपने देख ली, सिल्वर तेज भागा है एज कंपेयर टू गोल्ड, लेकिन अगले 6 महीनों में ये ग्रोथ आपको और तेजी से ये डेल्टा शिफ्ट होता दिखाई देगा। सिल्वर की डिमांड एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रही है। इंडस्ट्रियल यूज के अंदर आपने देखा ईवी के जो इस टाइम, बाय द वे कल ही परसों ही कनाडा ने अपनी मार्केट को खोल दिया है चाइनीज ईवी के लिए, जो बहुत बड़ा कंज्यूमर है, और वो साउथ अमेरिका में भी वहां से जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मशीन रुकी हुई थी ईवी की चाइना की, उसमें अब तेज रफ्तार आएगी और लेकिन ईवी चाइना प्रोडक्शन के बढ़ेगा। पास जब ऑयल ही नहीं रहेगा तो उसके एनर्जी सेक्टर का क्या होगा भाई साहब? ऑयल मैं तो तो आपको अमेरिका यही बात कंट्रोल कर रहा है, और आपको चाइना के चांदी चाइना के की फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए वेनेजुएला पर अटैक हुआ और ईरान पर अटैक का जो खतरा वो करेक्ट, मंडरा रहा है, पर आप क्योंकि आप मैक्सिमम एक ऑयल जो है वो चाइना के पास ईरान, वेनेजुएला और रशिया का पहुंचता है। करेक्ट, लेकिन आप एक इक्वेशन भूल रहे हैं। हाँ। परसों ही जो उनकी टॉक्स हुई है उसके अंदर जो एक्सपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल टू चाइना है, जो इनके ऑयल और एनर्जी मिनिस्टर्स के बीच में डेलीगेशंस की कन्वर्सेशंस हुई है रशिया में, उसको 1.5x बढ़ाने का प्रपोजल है 2032 तक। तो जो ऑयल डिपेंडेंसी वहां से आएगी रशिया से डायरेक्ट टू चाइना, उस पे नो स्टॉप है। आप इस बात को भूल रहे हैं, रशिया और चाइना दोनों इस नहीं बात तो फिर से, अब डोनाल्ड उनको ट्रंप कोई उसके फर्क लिए नहीं उपाय पड़ता। करेंगे, उन्होंने कहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप से बात करें, मैं जल्दी जल्दी रिएक्शन लेता हूं, स्वामी जी का रिएक्शन, उसके बाद में हेमा जी और मनीष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, आपका स्वागत है। उसके बाद में आकाश जी आपके पास आ रहा हूं आपके रिएक्शन के लिए। स्वामी जी। ये तो देखिए, सब लोग यहाँ इकोनॉमिस्ट बैठे हैं। मेरा तो ये मानना है कि जब से ये सुगबुगाहट होनी शुरू हुई कि तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, और यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध है उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है, उधर ईरान और अमेरिका को लेके भी कोई समाधान नहीं निकल रहा है, गाजा में हालांकि अभी पीस है लेकिन वो टेम्परेरी पीस है, फिर आपके वेनेजुएला का इशू, फिर ग्रीनलैंड का इशू, तो इस सब को लेकर के अल्टीमेटली क्या होगा? जब वार होगी तो आपको वेपनरी चाहिए, वार होगी तो आपको अपने रिसोर्सेज चाहिए, और उस समय जब भी वॉर का टर्मोइल होगा तो जो करेंसीज हैं वो वीकन हो जाती है, उनकी कोई वैल्यू रहती नहीं है। तो उस समय ये जरूरी है कि आपके पास गोल्ड और सिल्वर के रिजर्व्स कितने हैं। आपको तो शायद मालूम ही होगा कि पिछले साल, अच्छा दूसरा क्या है कि बहुत सारे देशों ने अमेरिका में बहुत सारे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, काफी ह्यूज अमाउंट्स किए हुए हैं, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में। और जैसे जैसे अमेरिका ये टैरिफ लगाने की बात करता है तो उन कंट्रीज को लगता है कि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, तो जैसे जैसे बॉन्ड्स मेच्योर हो रहे हैं वो अपना पैसा वहां की इकोनॉमी से निकाल रहे हैं, और सारे के सारे कंट्रीज ये कोशिश कर रहे हैं कि हम गोल्ड खरीद के अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाएं। हम भी, भारत भी अपना जो 100 टन गोल्ड रखा हुआ था यूके में, हम उसको ले आए। जनवरी 25 से लेके जुलाई 25 तक हमने करीब करीब 100 टन की एक्स्ट्रा बॉन्ड्स के बदले में गोल्ड हमने खरीदा। तो जब गोल्ड की वैल्यू बढ़ने लगी तो उसके साथ साथ सिल्वर की बढ़ती है, क्योंकि जो लोग गोल्ड अफोर्ड नहीं कर पा रहे फिर वो सिल्वर की तरफ जा रहे हैं। फिर आपको ये मालूम है कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ गोल्ड है और नंबर 1 कंज्यूमर ऑफ सिल्वर है। एक तो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन तेजी से हो रहा है, खास तौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर। ज्यादा है, दिक्कत यह है कि हम डिपेंडेंट हैं गोल्ड और सिल्वर के लिए, हमारा खुद का रिसोर्स नहीं है, वो एक खतरनाक बात है। हमारे पास कैपेसिटी है तो हम खरीद रहे हैं, पैदा नहीं करें तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? ये थोड़ी है कि जिन कंट्रीज के पास मान लो ऑयल नहीं है, यही तो खेल तो सर यहीं पे चेंज हो रहा है ना। अब वो चाइना बेचने को तैयार नहीं है, अमेरिका देने को तैयार नहीं है। नहीं, वो इसीलिए नहीं है ना कि जैसे आप मान लीजिएगा कि सिल्वर जितनी महंगी होगी
तो वो हमारा जो जो अल्टरनेट, ये जो सोलर एनर्जी वाला मामला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, जो वेपनरी है जिसमें कि चिप्स और जो रेडियो चिप्स यूज होती हैं, जहाँ पे सिल्वर यूज होती है, तो वो हमारा स्लो डाउन हो जाएगा। तो वो इसलिए होल्ड कर रहे हैं, जी वो इसलिए होल्ड कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ग्रोथ है, वो ग्रोथ हमारी हॉल्ट हो जाए, उसके लिए उनका ये प्रयास है। हम्म लेकिन लेकिन गोल्ड की, चूंकि हम लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं और सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड के हैं, तो अगर आप सिल्वर की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो मतलब अगर भारत सबसे ज्यादा चांदी खरीद रहा है, तो नेचुरली हम डिमांड भी क्रिएट कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि इस बजट में, जो पिछले बजट में इन लोगों ने इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी थी सोने और चांदी पर, मुझे तो पूरा पूरा अब की बार लग रहा है कि क्योंकि वो फिर से वो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना हम चांदी और सिल्वर बाहर से मंगाएंगे, हमें डॉलर देनी पड़ेगी। डॉलर का हमें रिक्वायरमेंट बढ़ेगा तो हमारी करेंसी जी। वीक होगी। लेकिन इसमें तो जो इसमें रुपये सर, वीक ये हो रहा इसमें है इसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि जो सिल्वर बना रहे हैं वही नहीं देना चाहते, और नहीं हाँ, वो देना इसीलिए चाहते तो नहीं फिर देना। ऐसे कंडीशन में एक तो प्राइजेस अप जाएंगे, उसके बाद आपकी जी जी टेक इंडस्ट्री, आपके डिफेंस इंडस्ट्री, आपकी सोलर इंडस्ट्री, आपकी ईवी इंडस्ट्री, आपकी इंडस्ट्री का क्या होगा, आपकी सर्विस इंडस्ट्री का क्या होगा। मैं हेमा जी से एक तो रिएक्शन ले लेता हूं, मैं फिर लौटता हूं सर आपके पास। हेमा जी, क्या प्राइसेस ऐसे ही आप जाएंगे और इसके पीछे रिसोर्सेज वॉर है? उसके बाद मनीष जी आपके पास आ रहा हूं। जी, विवेक जी, यहाँ पे एक एस्पेक्ट है बहुत बड़ा जो सब लोग अवॉइड कर रहे हैं। देखिए, जो ऐसी कमोडिटीज़ होती है जो बेसिकली ट्रेडेबल होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर जो है वो पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, एक्सचेंजेस पे ट्रेड होती है। जैसे मैं लंदन की बात करूँ तो वहाँ पे जो कमोडिटी एक्सचेंज है उस पे आप गोल्ड सिल्वर को ट्रेड होते हुए देखेंगे, यूएस में देखेंगे, इंडिया में देखेंगे, पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखेंगे कि ये कमोडिटीज़ जो है वो ट्रेड होती है। और जहाँ ट्रेडिंग होती है वहाँ मैनिपुलेशन बहुत होती है, मतलब ये जायज ही है, जहाँ पे ट्रेडिंग होगी वहाँ मैनिपुलेशन भी होगी। तो मैं आपको ये फैक्टर भी एक बताना चाहती हूँ जो जनरली लोग जिस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर मैं एक्चुअल रेट की बात करूँ एमसीएक्स की कैलकुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो एमसीएक्स की कैलकुलेशन से 25,000 प्रीमियम पे एमसीएक्स का रेट है इस टाइम चांदी का, जो मुझे लगता है कि जनरली लोगों को ये पॉइंट पता ही नहीं होगा। और देखिए, इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के आपको पता है कितने लोग वर्ल्ड में शॉर्ट बैठे हैं सिल्वर के अंदर, जहाँ पे कि सिल्वर की तेज़ी की वज़ह से उनकी पोज़ीशन शॉर्ट पड़ी हुई है। और ये रूल होता है जब भी बड़े-बड़े व्यापारी या फिर बड़ी कंपनीज़ शॉर्ट होती है तो वहाँ कीमतें बढ़ती है। अब मैं बात करती हूँ चाइना की और यूएस की। आप देखिए, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो एसेट अ, हमारे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो एसेट है, एक तो ऑयल हो गया, एक आपका गोल्ड सिल्वर हो गया, राइट? बिल्कुल। तो अब कि चाइना के पास सिल्वर है हाँ, और अमेरिका वेनेजुला के पास ऑयल है। अमेरिका के पास ऑयल अभी नहीं है। वेनेजुला के पास ऑयल था। पूरे वर्ल्ड का जितना भी मैम वो तो ऑयल, अमेरिका का ही हुआ ना। यस, अभी अमेरिका का हुआ ना, लेकिन देखिए वो कहानी कहाँ से शुरू हुई। पूरे वर्ल्ड का जितना ऑयल था उसका 80% प्रोडक्शन था वो वेनेजुला के थ्रू था। हाँ, लेकिन उसमें वो क्या करते थे कि उस 80% का 80% वो सिर्फ यूएस को देते थे एक टाइम पे। लेकिन अब क्या हुआ कि उस मादुरो के आने के बाद से चेंज हो गया था। यस, वेनेजुएला का मैक्सिमम ऑयल जा रहा था आपको चाइना को। चाइना को उसका 60% वो चाइना को देने लगे, जिससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अब क्या है कि चाइना चाइना को वो देते और थे आप बड़े अच्छे। देखिए कि अटैक वेनेजुएला पे कब हुआ, जब चाइना ने अपनी पॉलिसी सिल्वर को लेकर चेंज की, तब बिल्कुल, अमेरिका घुसा वेनेजुएला में कि तुमको तेल भी नहीं लेने देंगे, अगर तुम चांदी को कंट्रोल करना चाहते हो तो अपनी एनर्जी के लिए तुम्हें फाइट करनी यस, होगी। यस, तो यही एक वॉर चल रहा है कि चाइना वो एसेट नहीं छोड़ना चाहता, चांदी नहीं हाँ, छोड़ना चाहता और यूएस ऑयल नहीं ऑयल नहीं छोड़ना छोड़ना चाहता। छोड़ना चाहता। यस, ये ट्रेड वॉर है, इसका क्या नतीजा होगा? मनीष जी आपका रिएक्शन, फिर मैं कौल साहब आपके पास आ रहा हूं। कि मार्केट एक्सपर्ट क्या कहता है। मार्केट एक्सपर्ट कहता है रेट में फर्क क्यों आ रहा है लगातार। जितने भी रीजन तमाम एक्सपर्ट ने बताए, वो सबसे 10 15 20 25 30% फर्क आता है। रीजन क्या है? देखिए, अब इस समय जो हाई चल रहा है ना, यह दिमाग काम करना बंद कर चुका है। यहां अब लॉजिक नहीं चलते, इमोशन चल रहे हैं। यहां चल रहा है फोमो, FOMO, यानी फियर ऑफ मिस्ड आउट। लोगों को लग रहा है कहीं मैं मौका मैं ना छूट जाऊं। मेरी वाइफ कल कह रही थी तुमने 2 लाख पे चांदी नहीं खरीदी, अब 3.25 लाख हो जा रही है, अभी 4 लाख हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी। और कहती है कि आपने ही बोला था 2 साल में 5 लाख होने वाली है।
तो मेरी वाइफ भी कहती कल जाके कुछ चांदी खरीद लो, तो क्या होगा, फिर रेट चलेगा। दूसरा, मार्केट में क्या है, सिक्योरिटी। जिस तरीके से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आपने बताई, पॉलिटिक्स है, चाइना रशिया वार, वेनेजुला, दिस एंड दैट, यूक्रेन, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, सिक्योरिटी कहां है। ट्रेडिशनली 50 सालों में देखिए, चांदी और सोने में जिसने जो पैसा लगाया वो कभी उतरा नहीं, धीरे 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 चढ़ता ही चला गया, कभी तेज कभी स्लो। अब तो जाहिर है लोगों को लगेगा अभी खरीद लो, जो मिल रहा है सो ले लो। तीसरा होते हैं मॉब साइकोलॉजी। मॉब साइकोलॉजी क्या कहती है, सब लोग, हर चैनल की बात कर रहा है, हर अखबार भाव की बात कर रहा है, हर व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कशन चल रहा है सोने चांदी का, तो लोगों को लगता है यार मेरे पास अगर 50,000 पड़े हैं तो चलो 250 ग्राम चांदी तो खरीद ही लूं। तो बस ये खरीदता है। तो दूसरा, बस शेयर बेचो, म्यूचुअल फंड बेचो, चांदी खरीदो, सोना खरीदो। तो ये चल रही है मॉब साइकोलॉजी, ठीक है। फिर चलता है कंपैरिजन, कि कंपैरिजन क्या है, भाई पहले इतना था, मेरी माँ की शादी के टाइम इतना था, मेरी शादी के टाइम इतना था, 2002 में 5,000 था, अब कितना हो गया, 1,50,000 हो गया, ओ माई गॉड इतना गुना हो गया। आप सोचिए छोटे शहरों में क्या स्थिति हो गई है, कि जिन लोगों ने सोना गिरवी रख के पैसे ब्याज पे दिए थे, और वो ब्याज ना चुकाने की वजह से जिनका लोन डूब गया था, वो पहुंच रहे हैं कि भाई ये पैसा ले लो, मेरा पुराना 10 साल पुराना सोना वापस कर दो, मैंने आपको 50 ग्राम दिया था, तब मैंने आपसे 1,00,000 रुपए लिया था, तब आप मुझे दो पैसे। तो वो स्थिति है। उसके बाद सबको लगता है कि ये बहती गंगा है, हाथ धो लो, बजट में कुछ हो जाए उससे पहले 30 तारीख को बेच के निकल लेंगे, अभी तो कर लो। नहीं तो ये बजट में वो क्या हो सकता है, फैक्टर मतलब आप कह रहे हैं भारत कोई तैयारी कर रहा है, हम अपने अपने निश्चित रूप से सिल्वर के लिए। मैं आ रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। तो अब ऐसे में लोगों को लगता है मौखिक फोमो है, डरना छूट ना जाए, थोड़ा भी करना है, लेकिन डर भी बहुत है, क्योंकि चांदी का ट्रैक पुराना ये है कि जब टूटती है तो 50-60 हजार से टूटती है, और ये बात तब थी जब चांदी 1,00,000 थी, अब चांदी 3,20,000 है। तो अगर चांदी 1,00,000 भी टूटी तो बड़े बड़े लोग धराशायी हो जाएंगे। ऐसे में एक डर भी है, एक फोमो भी है। तो मार्केट को लगता है कि जिसको जो समझ में आ रहा है कर रहा है, दिमाग पीछे है, लॉजिक पीछे है, नहीं इमोशंस तो हावी। हो सकता है कि ये सिल्वर का मार्केट जिस की हिसाब स्थिति से है। मनीष भाई इस्तेमाल इंडस्ट्रियल, टेक इंडस्ट्री, ईवी इंडस्ट्री में, डिफेंस इंडस्ट्री में, सोलर इंडस्ट्री में हो रहा है, सरकार कोई नया कानून लेकर आ जाए कि भाई आप घर में इतने से ज्यादा चांदी स्टॉक नहीं कर सकते। ना ये तो अगर नहीं आप लेके आने ट्रेड में वाली कर रहे हैं वो सरकार। ठीक है, आप ट्रेड में आप ट्रेडिंग कीजिए, लेकिन घर में अगर आप इतना इतना ज्यादा एक लिमिट तक ही चांदी रख सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता मैं है। उसको दूसरे, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा, मैं इसको दूसरे एंगल से कहता हूं। दरअसल चांदी की एक्सट्रैक्शन बिल्कुल कम थी, इसलिए चांदी कितनी 70-80 रुपए की 100 ग्राम होती, 10 ग्राम होती थी, यानी 50-60 हजार रुपए किलो। अब क्या है, चांदी को निकालना, अगर सोलर पैनल खराब हो गया, पीसीबी प्लेट खराब हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन में वेस्ट पड़ा हुआ, उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत महंगा पड़ता था। अब उस रेट के मुकाबले वैल्यू इफेक्टिवनेस आ जाएगी तो चांदी एक्सट्रैक्ट होनी शुरू होगी, पहली बात। तो सरकार ऐसा कोई रेगुलेशन ला सकती है कि जिन प्रोडक्ट्स में चांदी लगती है उनको रिसाइकलिंग पे ध्यान दिया जाए, उनको रिसाइकल करना जरूरी हो जाए, हाँ। उस पर कोई रेगुलेशन बन जाए, ताकि जो ऐसी चीजें वो लौट के रिसाइकलर्स के पास आए और वो उसमें से चांदी निकालें। एक, इसके अलावा हो सकता है चांदी पर कोई टैक्स में कोई इफेक्ट डाले, जिससे कि इम्पैक्ट पड़े लोगों को। अगर खरीद बेच करेंगे तो हमें 1% का ड्यूटी देनी पड़ेगी। हाँ। खैर वो इस बजट में नहीं हो सकता, वो होगा तो जीएसटी काउंसिल में होगा। फिलहाल मार्केट ड्रिवन चीजें, सरकार इसमें इंटरफेयर बहुत ज्यादा करने की स्थिति में लेकिन मेरा तो अनुमान ये कह रहा है मनीष भाई, फिर बैठेंगे, अभी तो बजट में बहुत ज्यादा दिन रह नहीं गया है, मेरा यह अनुमान कह रहा है कि सरकार इसको कुछ तो लेकर आएगी, जहां तक मेरा अनुमान है, जिस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में कंट्रोलर है। मैं वापस लौटूंगा, कौल साहब कुछ कहना चाह रहे, कौल साहब। देखिए, आपको पता है मैं जियो पॉलिटिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं। मैंने मनीष जी की बात सुनी और बहुत ही मुझे एंटरटेनिंग भी लगी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी उन्होंने बोले। आज की अगर आप डाटा उठा के देखें तो हम 60% फ्रॉथ एंटिसिपेट करते हैं सिल्वर के अंदर। इसका मतलब है जो भी प्राइस है उससे 60% ड्रॉप होना अनरियलिस्टिक नहीं है। अगर ये लड़ाई रुक जाए, रशिया यूक्रेन वॉर, और साथ में ये ग्रीनलैंड का आप देखेंगे बहुत जल्दी कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको फिर दोबारा उसी बात पे लेकर आता हूं कि जो इसके टॉप एक्सपोर्टर्स हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैक्सिको 24% ग्लोबल सिल्वर प्रोड्यूस करता है, पेरू 13% और चिली और बोलीविया 6 और 5%। इनकी तो माइनिंग मैक्सिको भी कैपेबिलिटीज तो आज इन्वेट की करने डेट की में, तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यही तो गेम है सर। हाँ,
मैं आपको ये समझा रहा हूं, जो जो सिल्वर की सप्लाई है वो आर्टिफिशियली लो रखी जा रही है। वहां की माइंस के ऊपर इस टाइम अगर आप डाटा उठा के देखें, पीरू, चिली और बोलीविया का, आप हैरान हो जाएंगे कितनी अनटैप्ड माइंस है। अगर ये माइन खुली तो इतना बड़ा इन्फ्लक्स ऑफ सिल्वर आएगा। इसीलिए मैं बार बार अपने मित्रों को एडवाइस देता हूं कि सिल्वर इज वेरी वेरी वॉलेटाइल, और बहती गंगा में डूबना भी बड़ा आसान होता है, हाथ धोना भी आसान होता है, लेकिन आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। और मैं, विवेक जी, आप भी यहाँ बैठे हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूं, मैं एआई वर्ल्ड में काम करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं, मई के अंदर, मई इस साल के महीने के अंदर से पहले जो लोग स्टॉक्स के अंदर री रोटेशन करेंगे, दे मे हैव अ स्मार्ट मूव। अभी ये किसी को नहीं दिख रहा, अभी सब सोना चांदी पे भाग रहे हैं, लेकिन इसमें फ्रॉथ कितनी है आप ये सोचकर देखिए। फ्रॉथ इज द फैक्टर विच पीपल नीड टू थिंक। देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपका कैपिटल जब लूज होगा, यू विल हैव अ लॉट ऑफ पेन। और मैं कई लोगों को ऐसे जानता हूं जो मार्केट से पैसा उठा के इसके अंदर आज कल परसों खरीदते जा रहे हैं। 5,000 प्रति आउंस तक जाने की एंटिसिपेशन हम भी रखते हैं बाय फरवरी, प्रति आउंस $5,000। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर घुस जाए। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट, जिनका एवरी सेकेंड इसके अंदर एनालिसिस चलता है, हम लोग कंसल्ट करते हैं। इसलिए मुझे सबसे दुख होता है जब रिटेल इन्वेस्टर पीक पे जाके, फोमो बिल्कुल जी। सही उन्होंने पॉइंट आउट किया, फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसके चक्कर में आता है, देन ही इज लेफ्ट विद प्लेट। नहीं, आपको और लग रहा है लोग कि आने भाग वाले के समय में गिरते इसका हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है? आप मेरे से लिखित में ले जी। लीजिए, चांदी आप मुझे, 30 से आप देखिए 40% डिजिटल, आप गिरेगी। देखिए, आप डिजिटल जमाना, आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दीजिए, मुझे याद रहेगा। मैं आप लिखित में व्हाट्सएप में दे दीजिए आप। हाँ, आप डेट और टाइम लिख लीजिए, चांदी के अंदर आप व्हाट्सएप पर लिखित दीजिए। अब आप भाई साहब अमेरिका में बैठे हैं, मैं आपसे कैसे अभी लिखित में ले लूं अभी किसी कागज पर? आप मुझे मैं व्हाट्सएप कर आपको दीजिए, कॉल मैसेज साहब। करता हूं, हाँ, कॉल साहब आप मुझे गुप्ता जी WhatsApp से कीजिए। पूछिए। स्वामी जी का रिएक्शन जल्दी से चाहेंगे, उसके बाद मनीष भाई और हेमा जी आपके पास आ रहे हैं। स्वामी जी, क्रिस्प नहीं रिएक्शन देखिए, क्या लग रहा है? हम वाकई लग रहा है सिल्वर जी डाउन होगा? कोई चांसेस है? नहीं, सिल्वर की और गोल्ड की कीमतें तो कंट्रोल करनी पड़ेंगी सरकार को, हाँ, क्योंकि इससे हमारा रुपया कमजोर हो रहा है ना। जब हमारा रुपया कमजोर हो रहा है तो उससे हमें हमारा इंपोर्ट और महंगा करना पड़ रहा है। हाँ, तो इसलिए हमको तो इसको रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए है कि, क्योंकि ये जैसे कह रहे थे कि जीएस उसमें काउंसिल में नहीं होगा ये, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी से लिंक्ड है ये इशू। तो सरकार ने जो पिछले बार इंपोर्ट ड्यूटी घटा के 6% की थी 15% से, मुझे हाँ। लगता है कि चांदी में कम से कम वो आएगी, क्योंकि चांदी में एक दूसरा शिफ्ट इंपोर्ट हो रहा ड्यूटी है। जब बढ़ाई जा सकती गोल्ड, है चांदी पर चांदी पर। इंपोर्ट ड्यूटी, जी, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है। और दूसरा ये है कि हाँ, हमारे यहाँ पे जैसे जो लोग गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे थे, देखिए हिंदुस्तान में तो शादी ब्याह बिना ज्वेलरी होते नहीं। अब चूंकि गोल्ड गरीब आदमी की कैपेसिटी के बाहर हो गया, तो वो सिल्वर ज्वेलरी पे शिफ्ट हो रहे हैं, गोल्ड प्लेटेड सिल्वर ज्वेलरी पे। इसीलिए तो हमारा सिल्वर का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है जी। गोल्ड के मुकाबले में। तो इसलिए, और दूसरा जैसे मैंने आपको कहा ना कि वॉर की वजह से कंट्रीज को ये लग रहा है कि भाई हम करेंसी में ट्रेडिंग होगी या नहीं होगी। और दूसरा जो एक ब्रिक्स में सिक्योरिटी और ढूंढ रहा इधर है, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि एक सिक्योर एक इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहा सिक्योरिटी है। करेंसी हेमा के जी, आपको क्या एवज लगता है, में। क्या गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले सकती है इस बार के बजट में? एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रेज हुआ है, तो मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद मनीष जी का रिएक्शन। हेमा जी, जल्दी से। विवेक जी, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है इंटरवीन करने के, क्योंकि ये इंटरनेशनल कमोडिटी है, डोमेस्टिक नहीं है। और दूसरी बात ये, वो सिर्फ इंटरवीन एक टैक्सेस के मामले में ही कर सकती है, ड्यूटी के मामले में ही कर सकती है। लेकिन आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो हफ्ता है और नेक्स्ट वीक भी हमें बहुत मंदी के भी झटके यहाँ पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देखिए जैसे जैसे इनकी स्टेटमेंट आएगी और वैसे वैसे यहाँ पे मंदी चांदी में देखने को मिलेगी। और एक चीज और कि मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, ये साल, ये 2026 की मैं बात कर रही हूँ, ऐसा भी टाइम हमें पूरे साल में देखने को मिलेगा जहां पे हम गोल्ड और सिल्वर को बहुत नीचे जाते हुए भी देखेंगे, एक लो नहीं, भी वही बात कौल लगेंगे। साहब कह रहे हैं, बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। मनीष भाई का एक रिएक्शन जल्दी से। मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मनीष जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोग सोने चांदी की चिंता करते रह जाएंगे और कॉपर दौड़ रहा है। कॉपर भी लास्ट 6 महीने में 30% चढ़ गया है। और आप अगली डिबेट में, आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, जून तक आप डिबेट कॉपर पे, स्पेसिफिक कॉपर पे करेंगे। धीरज जी कुछ कहना चाह रहे थे, धीरज जी, मुझे लगता है कि कॉपर को भी डिस्कशन में धीरज जी रखिए। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, आपसे बड़े प्रभावित हैं मनीष भाई। मैं बहुत खुश हूं, मैं मनीष जी से मिला हूं। मैं एग्जैक्टली वही पॉइंट बता रहा था, क्योंकि कॉपर की यूटिलाइजेशन जो आगे आ रही है हाँ। हमारे एआई वर्ल्ड के अंदर, वो 160%, 160% मोर है एज कंपेयर टू व्हाट द सप्लाईज। तो जो मनीष भाई ने बोला, अगर मेरे पास आज सोना चांदी है, तो शायद अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं कॉपर की तरफ ज्यादा ध्यान दूंगा,
डेफिनेटली मैं आपके रिटेल इन्वेस्टर को रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज फाइनेंशियल एडवाइस के बगैर इस सुनामी वाली गंगा में डूबने का खतरा समझ लीजिए। और तीसरी बात ये जानना जरूरी है कि जो गोल्ड है, भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा एक्शन लिया था कि 18 कैरेट के बीच में और या रिसो- 14 कैरेट जी। की ज्वेलरी, जिससे कि डिमांड थोड़ी कम आए, वो बड़ा स्मार्ट मूव है। लेकिन आप मुझे अमेरिका फिर में भी आइए, मुझे आपको फिर भी ये लगता है 14 कि चाइना और अमेरिका के बीच अगर रिसोर्सेज का वॉर है तो मैं इस डिबेट को और आगे ले जाता। मुझे बहुत मजा आ रहा था, लेकिन टाइम लिमिट है। मुझे लगता है जब तक चाइना अमेरिका में रिसोर्सेज वॉर है, तब तक फिलहाल हम ये नहीं देखेंगे कि चांदी नीचे आ जाए। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मनीष जी ने भी, कौल जी ने भी और हेमा जी ने भी और सुरेंद्र जी ने भी बताई। इस पर हमें बजट का भी ध्यान रखना होगा। अभी भारतीय बजट जब आएगा, भारत सरकार का बजट जब आएगा, उसमें इसको लेकर क्या चीजें की जाती है। लेकिन इंटरनेशनली बहुत चीजें हो रही हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी और हम दर्शकों के लिए लेकर आते रहेंगे। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया बोल रहे हैं फिलहाल इतने